देखिए, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान किया जा सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और आज इसका एक और प्रमाण तब मिला है जब 20 वर्षों से, लगातार 2 दशकों से गुजरात राइट्स के नाम पर जिस प्रकार से जहर और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एक कुटीर उद्योग जो खड़ी हुई थी, जिसके पीछे एक षड्यंत्रकारी हाथ था, आज उसको एक करारा तमाचा मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते समय कहा है कि इस याचिका में कोई तथ्य नहीं थे, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही पाया है। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने भी एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इसमें एक प्रकार से इस केस को खारिज किया था, पिटीशन को खारिज की थी। बार बार जिस प्रकार से 20 वर्षों तक इस मामले को इस्तेमाल करते हुए, एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक व्यक्ति से नफरत करते करते गुजरात के खिलाफ, गुजरात के लोगों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, इसे एक और बार तमाचा मिला है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस एसआईटी को गठित किया था। सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद ये मामला लोअर कोर्ट में गया था, जहाँ पर कि इस एसआईटी की रिपोर्ट को सही पाया गया था। हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज किया गया, और ये सारी चीज़ें तब हुई जब यूपीए का शासनकाल था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब ये पूरी छानबीन और इन्वेस्टिगेशन की गई। प्रधानमंत्री जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो 9-9, 10-10 घंटे तक एसआईटी की जांच में उन्हें बुलाया जाता था, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ना कभी सड़क पर उतरा, ना कभी किसी कानून व्यवस्था को परेशानी पहुंचाई, ना कभी कानून से न कोऑपरेट करके कानून के साथ कॉन्फ्रंटेशन की बात जिस प्रकार से आज हम देखते हैं सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं जब उनके नेताओं को ईडी बुलाती है, ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं किया गया। आज मुझे लगता है कि सत्य की एक बार फिर से जीत हुई, और ये बार बार होती है। 2015 में संजीव भट्ट के भी पिटीशन को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला मीडिया के ज़रिए और कुछ एक्टिविस्ट के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने का मामला लग रहा है। उस समय पर भी किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल इस पूरे मामले को भुनाना चाहते थे, इसका भी पर्दाफाश किया गया। कुछ तथाकथित पत्रकारों ने किताबें भी लिखी थी, उन किताबों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, ये कहते हुए कि इन किताबों में कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है बार बार जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की और अलग अलग कोर्ट्स की मुहर लगी है, आज उन लोगों को जिन्होंने इस कुटीर उद्योग को चलाया है, जिन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ हेट एंड प्रोपेगेंडा को चलाया है, और बार बार एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए एक पूरे प्रदेश को बदनाम किया है, भारत को बदनाम किया है, और आज भी करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनको देश से और ख़ास करके गुजरात की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने इसका राजनीतिकरण भी किया, मौत का सौदागर से लेकर अलग अलग जो गालियां दी गई, अपमानजनक शब्द गुजरात के खिलाफ बोले गए, उसके लिए आज इस षड्यंत्रकारी हाथ को माफ़ी मांगनी चाहिए। There is an old adage that the truth can be hassled and troubled, but in the end, it is the truth alone that prevails. Satyamev Jayate is the only thing that can be said about the Supreme Court verdict today. The Supreme Court has once again given a big response and a befitting response to those who have been running the cottage industry of hate and propaganda in the name of Gujarat riots. Whether it was the trial court, the magisterial court, which accepted the SIT closure report and said that there was no evidence to show the larger conspiracy of the Gujarat government in 2002 riots, whether it was the Gujarat High Court in 2017, which had come to the same conclusion, or whether it is the Supreme Court today, which has said that the petition by Zakia Jafri is completely devoid of merits and deserves to be dismissed. Big lawyers of Congress party and now with the Samajwadi party, people like Kapil Sibbal, people like Teesta Setalwad and others had participated in this cottage industry of hate and propaganda against Gujarat. Today they have been given a resounding reply by the Supreme Court. And this is not the only instance. In the 2015 Sanjeev Bhatt matter as well, and I remember Sanjeev Bhatt's wife contested on a Congress ticket, the Supreme Court had said that this was an attempt to influence the courts through activism and media power. At that time too, it had exposed the connections between this so-called propaganda
and various leaders of the Congress party, whether it is alleged journalists who had come up with various books which were dismissed by the Supreme Court when the Supreme Court said that they were not based on any evidentiary value. Time and again, this propaganda has been rejected. But the Chief Minister of Gujarat back then had subjected himself to the entire SIT investigation which took place during the Congress tenure. Not once did the BJP take to the streets or confront with the law, as we are seeing today, when the Congress party leaders, when they are questioned by ED, they are coming on the streets and creating violence and trying to do hooliganism. This is the difference between BJP and Congress. Today, the truth has prevailed, rule of law has prevailed, and the only question is that those who in their hatred for one person and one party, for Shri Narendra Modi, had stooped to the level of defaming Gujarat and continue to defame India, will they apologize and seek forgiveness for all the propaganda that they spread against the people of Gujarat? Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।